जी, हमने क्वेश्चन नंबर 83 बेसिकली पढ़ लिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फतेह मक्का के वक्त, मक्का में दाखिल होते वक्त आप सल्लम के साथ ऊंटनी पर कौन सवार था? फतेह मक्का के वक्त, मक्का में दाखिल होते वक्त आप सल्लम के साथ ऊंटनी पर हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवार थे। फतेह मक्का कब हुआ था? फतेह मक्का दिसंबर 629 ईस्वी और जनवरी 630 ईस्वी में हुआ था। बेसिकली 8 हिजरी को रमजान का महीना था, जिसमें मुसलमानों मींस आप वसल्लम के फॉलोअर्स और कुरैश ट्राइब के दरमियान ये इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ था, जिसमें मुसलमान जीत गए थे। मुसलमानों ने विक्ट्री हासिल की थी मक्का में। इस वजह से उसके बाद फतेह मक्का के वक्त मक्का में जब एंटर हुए, दाखिल हुए, तो आप वसल्लम के साथ ऊंटनी पर हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु सवार थे। सो सी इज राइट ऑप्शन। नफा देने वाली चीज क्या है? नफा देने वाली चीज इन्फाक है। इन्फाक अल्लाह की राह में खर्च करने को इन्फाक कहते हैं। डिस्पर्स करना, अल्लाह की राह में दे देना अ, बगैर किसी लालच के। कुरैश और किनाना कबीले ने कब बनु हाशिम का बायकॉट किया था? 7 नबी को। 7 नबी को अभी हमने पढ़ा है कि बनु हाशिम कबीले के दरमियान आपस में सोशल बायकॉट हुआ था, थोड़ी देर पहले पढ़ा है। सोशल बायकॉट 7 नबी को हुआ था। इस वजह से कुरैश और किनाना कबीले ने भी बनु हाशिम के बनु हाशिम से बायकॉट कर लिया था। तो 7th नबी आएगा। ए इज राइट ऑप्शन। किस यहूदी की बेटी आप सल्लम के निकाह में आई थी? हय्या बिन अख्तब की जो बेटी थी, वो आप सल्लम के निकाह में आई थी, जिनका नाम सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा था। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बेसिकली हय्या बिन अख्तब की बेटी थी, जो कि यहूदी थे। और उनकी बेटी से आप सल्लम ने फिर निकाह किया था। आप सल्लम की बेसिकली 11 शादियां थी, 11 उम्मुल मोमिनीन थी, जिनमें खतीजा थी, सौदा थी, ऐशा है, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, उम्मे मसाकीन है, और उम्मे सलमा है, हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा है, हजरत जवेरिया, हजरत उम्मे हबीबा है, हजरत सफ़िया है, हजरत महमूना है। सो ये नेम आप तैयार कर लें, ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं इनसे रिलेटेड। अगर किसी इंसान का अमल उसे पीछे कर दे तो उसे क्या कहते हैं? अगर किसी अमल इंसान का अमल ही उसे पीछे कर दे तो उसकी निस्बत उसे आगे नहीं कर सकती। सो बी इज द राइट ऑप्शन। आ दफ्तर रगाओ खोरो से क्या मुराद है? आ दफ्तर रगाओ खोरो से मुराद तबाह बर्बाद कर देना। ये बेसिकली डिफिकल्ट वर्ड है। इट मींस तबाह बर्बाद कर देना। आओ दफ्तर रगाओ खोरो से मुराद है तबाह बर्बाद कर देना किसी को। आमीन किस जबान का लफ्ज है? आमीन इब्रानी जबान का लफ्ज है, इब्रानी लैंग्वेज। ए इज द राइट ऑप्शन। माशरा अरबी जबान का लफ्ज है, इसके वहाँ क्या मैनी है? माशरा सोसाइटी। सोसाइटी क्या होता है? सोशल रहना। सोशल मीन्स एक सोसाइटी सोशल लोगों से ही मिलकर बनती है। मीन्स मिलजुल कर रहना, इकट्ठे रहना। सोसाइटी का मतलब ही यही होता है, सोसाइटी इकट्ठे मिलकर रहना। सो सोसाइटी से क्या बनता है? सोसाइटी इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में माशरा कहते हैं। माशरा अरबी जबान का लफ्ज है, इसके वहाँ क्या मायनी है? मिलजुल कर रहना। बी इज द राइट ऑप्शन। इब्ने बतूता के ताक़ुब में, इब्ने बतूता कौन था? एक ट्रैवलर था मराकश का। अब ये एक सफरनामा है इब्ने बतूता के ताक़ुब में। किसने ये सफरनामा लिखा था? इब्ने इंशा ने लिखा था। इब्ने इंशा बेसिकली सफरनामे लिख रहा था, तो इसने फिर ये सफरनामा लिखा था। इब्ने बतूता के ताक़ुब में इब्ने इंशा का सफरनामा है। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, दिल्ली कॉलेज कब बना था? दिल्ली कॉलेज 1792 में बना था। बी इज द राइट ऑप्शन। अब मदरसा रीऑर्गेनाइज्ड हुआ था 1792 में, 92 में, 1792 में दिल्ली में बना। इस वजह से इसको दिल्ली कॉलेज कहते हैं।
इसको फाउंड किया था गाजिउद्दीन खान फिरोज जंग ने, जो कि नोबल पर्सन है जिसने सर्व किया हुआ था मुगल में भी। सो उसने गाजिउद्दीन खान ने इसको डिस्कवर किया था, फाउंड किया था, बनाया था दिल्ली कॉलेज को 1792 में। फौजी का किरदार किसकी तख्लीक है? रतन नाथ सरशार की है। बी इज राइट ऑप्शन। मैदान अमल किसकी किताब है? मैदान अमल प्रेमचंद की किताब है। प्रेमचंद बेसिकली पहला राइटर है अफसाना निगार। अफसाने लिखा करता था, फर्स्ट अफसाना निगार प्रेमचंद को कहा जाता है। और डिप्टी नज़ीर अहमद को पहला नावल निगार कहा जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद फर्स्ट नावल निगार एंड प्रेमचंद फर्स्ट अफसाना निगार। सो मैदान अमल ये किताब भी प्रेमचंद की थी। लहके की निशानदेही करें। लहका तरबियत याफ्ता, ये लहका है। बेसिकली उर्दू ग्रामेटिकल ये क्वेश्चन है, लहके और साबके। तो ये लहका है, लहका तरबियत याफ्ता। वली मोहम्मद किस शायर का नाम है? वली मोहम्मद बेसिकली नज़ीर अकबर आबादी को वली मोहम्मद भी कहते थे। अब देखें नीचे डिटेल है। नज़ीर अकबर आबादी बॉर्न नेम इसका क्या था? शुरू में जो इसका नाम था वली मोहम्मद था, बाद में इसने अडॉप्ट किया था, टाइटल लिया था नज़ीर अकबर अल आबादी का। पहले इसका नाम वली मोहम्मद ही था। 1735 में पैदा हुआ था, 1830 में इसकी डेथ हुई थी। एक 18th सेंचुरी का इंडियन पोइट था जिसे फादर ऑफ नज़म भी कहा जाता है। नज़म बहुत प्यारे लिखते थे और इसने उर्दू गज़ल भी लिखी हैं। सो बी इज अ राइट ऑप्शन। गालिब को किस नवाब की तरफ से वजीफा मिलता था? अब गालिब बहुत बड़ा राइटर था, शायरों का शायर भी इसे कहा जाता है, बहुत बड़ा शायर था। इसे बेसिकली था उस वक्त बहुत गरीब, क्योंकि शायरी की उस वक्त इज्जत बहुत ज़्यादा थी नहीं उस दौर में, ना पैसा था ना कोई पैसा देने वाला था। तो इसे नवाब यूसुफ अली खां के थ्रू थोड़ा सा वजीफा मिल जाता था, जिससे ये गुजर बसर कर लेता था। मिर्ज़ा बेग असदुल्ला खान इसका असल नाम था। इसे मिर्ज़ा गालिब भी कहते थे। उर्दू और पर्शियन पोइट था 19 सेंचुरी का, मुगल दौर में और फिर ब्रिटिश इरा में भी। और ये गालिब के नाम से, असद के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसका जो ऑनरेरी नेम है वो दो हैं। दबीरुल मुल्क भी कहते हैं इसे, नजमुद्दौला भी कहते हैं। दबीरुल मुल्क मिर्ज़ा गालिब को, और नजमुद्दौला भी मिर्ज़ा गालिब को कहते हैं। ये पेपर में आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन। इसके अलावा 1797 में ये पैदा हुए थे आगरा में, इंडिया में। और इनकी डेथ हुई थी 1869 में दिल्ली में, इंडिया में। इनकी बीवी का नाम उमराव बेगम था। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गई और दो इंतजार में। अब ये तो फेमस शेर है, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। बहादुर शाह जफर ने, जो कि लास्ट मुगल एम्परर था 1857 की वॉर से पहले, सो उसने ये शायरी की थी, शायर भी था बेसिकली, तो उसने ये लिखा था। दमे रुखसत वो चुप रहे आबिद, आंख में फैलता गया काजल। ये शेर किसका है? सैयद आबिद अली आबिद का है ये शेर। आज हमने बेसिकली औरंगजेब आलमगीर के बारे में पढ़ना है। औरंगजेब आलमगीर बेसिकली लास्ट मुगल एम्परर था, जो कि पीक के मुगल एम्परर थे, उनमें से ये लास्ट था। सो आज औरंगजेब आलमगीर को डिस्कस करते हैं, जो कि शाहजहां का बेटा था। डिटेल आपको बताई थी कि शाहजहां को इसने कैद कर लिया था, अपने बाप को, और अपने भाइयों के साथ जंग लड़ी, उनको कत्ल भी कर दिया। और खुद रूल करने के लिए 1658 से लेकर 1707 तक इसने रूल किया। अब इसकी टोटल स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं कि किसने इसने
किस तरह इसने रन किया था मुगल एम्पायर को, और क्या स्ट्रेटजीज थी, रेवेन्यू किस तरीके से चलाया, जंगें किस तरीके से लड़ी, और किस तरह हिंदुस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इसने एक्सपेंड किया था। अब औरंगजेब आलमगीर बेसिकली छठा मुगल एम्परर था जिसने एंटायर सब कॉन्टिनेंट पे तकरीबन 49 ईयर्स तक रूल किया था। और ये जो इफेक्टिव रूलर थे, छह थे टोटल, उनमें ये लास्ट था, आखिरी नंबर पे था। फिर जो आए हैं वो साल, 2 साल, 3 साल के लिए रहे हैं, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से रूल नहीं कर सके जिस तरह इन छह ने किया था। औरंगजेब बेसिकली बेटा था मुमताज और शाहजहां का। मुमताज इसकी माँ का नाम था और शाहजहां इसका बाप था। औरंगजेब विक्टोरियस पाया सक्सेशन की जंग में। सक्सेशन की जंग बेसिकली इसके भाइयों की जंग थी, क्योंकि जो उसका भाई था दारा शिकू, वो बनना चाहता था एम्परर, क्योंकि बड़ा बेटा वही था। शुजा कहता था मैं बनूंगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एम्परर, और इसका भाई मुराद कहता था कि मेरा राइट है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल करना। सो ये सक्सेशन की जंग होती है आपस में भाइयों में, और उन सब में कामयाब औरंगजेब आलमगीर होता है, और फिर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का महाराजा बनता है, एम्परर बनता है, किंग बनता है। अब ये बैटल ऑफ धर्मट भी लड़ता है, बैटल ऑफ समरगढ़ भी जीत जाता है, बैटल ऑफ ख्वाजा भी होती है, उसके बाद बैटल ऑफ देवराई भी होती है। और इन सब जंगों में औरंगजेब आलमगीर विक्टोरियस होता है, जीत जाता है, और आखिरकार वो अपनी रियासत को एक्सपेंड करता चला जाता है, बहुत ही सक्सेसफुल रूलर बनता चला जाता है। इसकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं बहुत शानदार होती हैं, बहुत मुत्तकी होता है, परहेजगार इंसान होता है, बहुत समझदार होता है। इसके अलावा इसने फतवा आलमगीरी भी कंपाइल किया और शरिया ला भी दिया, क्योंकि ये परहेजगार इंसान था, 5 वक्त का नमाजी था। ये चाहता था कि इस्लाम जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैले, इस्लाम का फरोग हो, इस वजह से इसने शरिया ला दे दिया था। और इस्लामिक इकोनॉमिक्स भी थी कि जो इकोनॉमिक के रूल हैं वो इस्लाम के मुताबिक चलने चाहिए, मीन सूद का सिस्टम ना हो, जो भी जिस तरह इस्लामी कानून होता है उस तरीके से चले। इस इसके बाद इसने टाइटल भी अज्यूम किया, और आलमगीर का। बेसिकली पहले तो इसे औरंगजेब कहा जाता था, फिर पूरा नाम इसका औरंगजेब आलमगीर बना। और ये वर्ल्ड कंकरर के भी नाम से जाना जाता था, इसको टाइटल मिला। और जिंदा पीर भी इसे कहते थे, क्योंकि इंतहा के हद तक मुत्तकी इंसान था, परहेजगार इंसान था, 5 वक्त का नमाजी, बहुत बड़ा स्कॉलर, खुदा को मानने वाला, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करता था, और इसकी जो स्ट्रेटजीज थी टोटल प्रो इस्लामिक थी। इस वजह से इसको फिर जिंदा पीर का टाइटल भी मिला, और जिंदा पीर भी कहते थे। इसके अलावा इसके दौर में इसके एक बुक भी लिखी गई, मासीर आलमगीरी बुक, इसी पे लिखी गई, इसकी स्ट्रेटजीज पे, इसके अच्छे कामों पे, जो कि मुस्तैद खान ने लिखी थी, और इसके रूल के बारे में रोशनी डाली थी। इसने मुगल अंपायर को बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक बढ़ा दिया था, और काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी मुगल अंपायर। इसने शराब पीने पे पाबंदी लगा दी। इसके अलावा इसने शराब की कल्टीवेशन पे भी पाबंदी लगाई कि इसे उगाया नहीं जाया जा सकेगा, अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। भंग और ड्रग्स को भी इसने बिल्कुल कंप्लीट तौर पे बैन कर दिया, वरना ये इससे पहले जितने भी महाराजा थे उनके दरबार में तो ये बहुत ज्यादा चीजें चलती थी। इसने अपने कोर्ट में म्यूजिक को भी बैन कर दिया, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा मौसीकी होती थी हर महाराजा के दौर में। इसने उसको रोक दिया, इसने कहा मौसीकी बिल्कुल नहीं होगी। और इसने जो हिंदुओं के टेम्पल थे उनको गिराने का ऑर्डर दे दिया, पुराने जितने भी टेम्पल थे कि इन्हें गिरा दिया जाए। बहुत ज्यादा उनके मंदिरों की जो कंस्ट्रक्शन थी उस पे भी बैन कर दिया, और जो पुराने मंदिर थे उसको भी गिराना शुरू कर दिया था। इसके अलावा इसने 1979 में जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स भी लगाया था।
हिंदुओं पे जजिया लगाया, और गवर्नमेंट की तरफ से जो वसूल किया जाता था अवाम से। इसके अलावा इसके दौर में आलमगीर नामा लिखा गया, बुक थी बेसिकली, मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने लिखा था इसे, आलमगीर नामा को, जो कि औरंगजेब आलमगीर के बारे में था, इसके रूल के बारे में था। इसकी रिलीजियस पॉलिसीज की वजह से बेसिकली वहाँ पे जो राजपूत थे, मराठा थे, सिख थे, वो सारे मुगल अंपायर के खिलाफ हो गए, क्योंकि ये टोटल रिलीजियस पॉलिसी अडॉप्ट करता था, लोगों को मुसलमान करवाता था, मुसलमान नहीं होंगे तो फिर जंग होगी। सो इसकी वजह से राजपूत, मराठा और सिख अंपायर जो है वो इसके खिलाफ हो गए। इसके बाद इसने इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स काम किए हैं, कुछ इदारे बनाए मुगल पीरियड में, जैसे कि दीवाने अल वजीर था, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट था, इसको डील किया जाता था दीवाने आला वजीर। और मीर बख्शी होता था जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट को लीड करता था, हेड करता था, मीर बख्शी। बरीद होता था जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर था। वकिया नवीस होता था जो कि रिपोर्टर था, रिपोर्ट दिया करता था। इसके अलावा काजी था जो जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड होता था, उसे काजी कहते थे। और सदरुल सदर होता था जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका इंचार्ज होता था। और मुतस्सदी होता था जो कि किसी भी पोर्ट है समंदर के करीब, उसका गवर्नर को मुतस्सदी कहते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे। इसके अलावा इसने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को डील करने के लिए जो विलेज का हेड होता है उसको लगाया, उसका नाम मुकद्दम रखा। और फिर उस विलेज को डील करने के लिए इसने अकाउंटेंट लगाया जिसे पटवारी का नाम दिया गया। इसी इसने सितंबर 1669 में ऑर्डर दिया था कि विश्वनाथ, एक टेम्पल था, एक मंदिर था जो कि बहुत फेमस था वाराणसी में, जिसे राजा मान सिंह ने एस्टैब्लिश किया था, बनाया था, इसने कहा उसे तोड़ दिया जाए। सो ये इम्पोर्टेंट मंदिर था हिंदुओं का, जिसे इसने 1669 में गिराने का ऑर्डर दिया था। अब ये देखें आपके सामने है मुगल अंपायर मैप में बेसिकली। अब मुगल अंपायर बहुत ज़्यादा हद तक फैल चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ये काबुल से लेकर कश्मीर, कश्मीर के बाद ये गजना है, पेशावर, कंधार, लाहौर, पानीपत, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, आगरा, पटना, बंगाल, दक्कन, हैदराबाद दक्कन भी शामिल हो गया इसके एरिया में, बिजौर भी हो गया, मैसूर भी हो गया, मद्रास भी हो गया। बेसिकली यहाँ तक ये टोटल रूल, इतनी ज्यादा बड़ी अंपायर, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन मुगलों के अंडर था औरंगजेब आलमगीर के दौर में। इसके बाद जो है वो ऐसा ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा करती चली जाती है, वो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ताहम औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और फिर जो जाट्स होते हैं जो कि बदान सिंह के अंडर काम कर रहे होते हैं, वो अपनी फिर अलैदा से एक रियासत बना लेते हैं, ब्रह्मपुत्रा। ये जो जाट फैमिली है, जाटों के साथ एक जंग लगती है औरंगजेब आलमगीर की, जाटों की बगावत होती है, बागी बनते हैं बेसिकली, और ये जो औरंगजेब आलमगीर होता है उनकी बगावत को भी खत्म कर देता है, कुचल देता है, और उनको शिकस्त भी दे देता है। सो उसके बाद औरंगजेब आलमगीर के दौर में ये कभी भी जाट फैमिली थे, एक उनकी कौम है, वो कभी भी रेबिलियन नहीं करते, बगावत नहीं करते। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद ये अलैदा से अपनी एक रियासत बनाते हैं, बरंतपुर रियासत को, जिसे बैडन सिंह लीड करते हैं। अब आपको मैंने बताया है कि इसके दौर में मुगल एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई, एक्सपेंड हो गई, जिसमें इसने बीजेपुर पे कब्जा किया था, गोलकंदा पे किया था, और मुगल एम्पायर को मजीद साउथ तक एक्सपेंड भी किया था। सिकंदर आदिल शाह जो कि आखिरी सुल्तान था बिजोर का, बिजोर अभी जिस पे इसने कब्जा किया था औरंगजेब आलमगीर ने, जो शुरू में लिखा हुआ है। और
उस पे इसने 1672 से लेकर 1686 तक रूल किया था सिकंदर आदिल शाह ने। और फिर उसको शिकस्त देता है, हराता है औरंगजेब आलमगीर। और बाद में इसने दौलताबाद फोर्ट के जो महाराजा थे उसको उसको भी जेल में डालता है, उसको भी पकड़ लेता है, जो कि 1700 में जिसकी डेथ हो जाती है। सो दौलताबाद फोर्ट पे भी कब्जा करता है औरंगजेब आलमगीर। अब बिजोर भी इसके पास था, गोलकंदा भी इसकी इसी के पास। इस तरह मुगल अंपायर जो थी वो साउथ तक बढ़ गई। इसके अलावा सिकंदर जो आदिल शाह था, जो कि बिजोर का आखिरी सुल्तान था, उसको ये शिकस्त देकर साइड लाइन कर देता है और बिजोर पे कब्जा कर लेता है। और जो दौलताबाद फोर्ट का महाराजा था उसे भी ये शिकस्त दे देता है, उसे जेल में डाल देता है, और जिसकी क्या 1700 में डेथ हो जाती है, 1700 में। अब इसके अलावा ये मरवर पे भी अटैक करता है, उसको भी अपने अंडर हासिल कर लेता है, जिसमें राजपूत रहते हैं। और राजपूतों और मुगल्स के दरमियान बहुत ज्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो राजा था, राजा जसवंत सिंह राजपूतों का, उसकी डेथ हो जाती है मुगलों के हाथों। इसके अलावा जो नाइन्थ गुरु होता है सिखों का, गुरु तेग बहादुर, उसको भी मार दिया जाता है 1675 में औरंगजेब आलमगीर की तरफ से, मुगलों की तरफ से। अब जो गुरु तेज बहादुर है उसको क्या कहा जाता है, दिल्ली लाया जाता है, फिर कहा जाता है कि तुम इस्लाम कबूल करो या हमारे कानून के मुताबिक चलो, जैसा हम कहते हैं, अपनी अलहदा से रियासत ना बनाओ वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। वो इस बात पे कायम नहीं होता और फिर उसे कत्ल कर दिया जाता है। सिखों के नाइन्थ गुरु, जिसका नाम गुरु तेज बहादुर सिंह होता है, वो मर जाता है। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर के दौर में बेसिकली आर्ट एंड कल्चर पे उस तरह तो नहीं फोकस किया गया जिस तरह शाहजहां ने किया था। इसका ये मानना था कि मेरे बाप ने आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करके कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा की, जो जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया गया, इकोनॉमी बैठ गई थी। तो इसने उस हद तक अमाउंट नहीं लगाई आर्ट एंड कल्चर पे। इसने बेसिकली बादशाही मॉस्क बनवाई लाहौर में 1671 में, ये 1971 नहीं है, 1671 में, 1671 में। इसके अलावा मोती मस्जिद बनवाई, पर्ल मॉस्क जिसे कहते हैं, दिल्ली में है। और बीबी का मकबरा बनवाया औरंगाबाद में अपनी बीवी के लिए, जिसका नाम राबियउद्दीन दौरानी था। ये आपके सामने है पिक, बीबी का मकबरा जिसे नाम दिया गया। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर ने बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कराई पुरानी चीज़ों की। पुरानी चीज़ें जितनी भी बनी हुई थी कंस्ट्रक्शन की, जब वो ख़राब हो गई, फोर्ट थी डिफरेंट किस्म की, मिज़ार थे, मकबरे थे, मसाजिद थे, सो उनकी इसने रिपेयर कराई और मेंटेनेंस कराई। इसके अलावा इसने टेक्सटाइल स्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, जिसके थ्रू इसकी जो इकोनॉमी थी इसकी रियासत की, वो काफ़ी हद तक बढ़ गई इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इसके अलावा इसके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा थे फ्रांस के साथ। और फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इसने इजाज़त दी कि वो इसके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आके अपनी एक कंपनी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से अर्निंग हासिल कर सकते हैं, यहाँ से मटेरियल लेकर बाहर यूरोप में आप फरोख्त कर सकते हैं। सो इसके जब रिलेशन ठीक थे, इस वजह से फिर इसने फ्रांस के जो हेड थे लुइस 14, उसने राब्ता किया, उसने अपने एम्बेसडर भेजे ली गुड्स और बर्बर्ट के नाम से। वो दोनों आए तो 1667 में औरंगजेब आलमगीर ने उनको इजाज़त दे दी कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे लगा सकते हैं। और फिर वो आते हैं और सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनीज आई हुई थी। इसके अलावा पुर्तगीज कंपनी थी, क्योंकि इंडिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उस वक्त बिजनेस के लिहाज से हब था, टॉप क्लास जगह थी। इसके अलावा औरंगजेब डाइड हुए थे 1707 में, 1707 में अहमदनगर में।
और ये अहमदनगर की, ये औरंगजेब आलमगीर का मकबरा है जहाँ पे वो दफन है। मुसोलिन है, कुल्दाबाद में, महाराष्ट्र रियासत में दफन है। आज हमारा औरंगजेब आलमगीर और मुगल हिस्ट्री जितनी भी थी, इसे मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से या डिफरेंट किस्म की कंपनीज आएंगी, तो कल हम वो डिस्कस करेंगे, मींस मंडे वाले दिन।